गुड मॉर्निंग छात्रों, दीपक सिंह व्यवसायिक शिक्षक आपका। और पेपर 3 में हम आ रहे हैं और पेपर तो होना ही होना है आपका। और ये मान के चलें आप लोग और इसके साथ साथ तैयारी भी करते रहें। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ डाल रहा हूँ आप लोगों को। तो पेपर पेज तो पढ़ा ही दिया हूँ, किताब भी पढ़ा दिया हूँ, पेज भी आपके पास है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पेपर 3 का, इसका नाम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और 3.25 घंटे का पेपर, पूर्णांक 60, पास होने के लिए मिनिमम 20। तो और संभावित क्वेश्चन हैं जैसे कि 1-2 नंबर वाले। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी और त्रिज्या बताया था 1.5 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद रदरफोर्ड साहब आए। रदरफोर्ड साहब ने परमाणु की मॉडल को 1911 ईस्वी में दिया और अल्फ़ा कणों का प्रयोग किया। जो अल्फ़ा कण पॉजिटिव होते हैं, इससे नाभिक को उन्होंने खोजा। चैडविक ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खोजा और रदरफोर्ड साहब ने बताया कि जो है बीच में नाभिक होता है और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और रदरफोर्ड का परमाणु का जो कमी थी, उन्होंने अस्थायित्व के बारे में नहीं बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ तो वो नाभिक में गिर सकता है। और रेखीय स्पेक्ट्रम को भी नहीं बताया। इसी चीज़ को बोहर साहब ने दूर किया और उन्होंने बताया कि नहीं साहब, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं और जिनमें अगर आप देखा जाए तो 2n² का उन्होंने फार्मूला दिया, जहाँ n बराबर कक्षा की संख्या है। तो पहली कक्षा अगर होगी तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा होगी तो 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से उन्होंने आगे बताया और बोहर का मॉडल जो है सफल भी रहा और यही आज लागू भी है। रिडबर्ग नियतांक कभी कभी पूछ देता है इसका मान कितना होता है, तो 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर। और प्लांक नियतांक पूछ देता है इसका मान बताइए, तो 33 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। इसका पेज भी मैंने आपको दिया है। और फिर उसके बाद इसमें तार के प्रकार पूछता है। तो तार के प्रकार आप जानते हैं, तांबा होता है, जीआई तार होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन जिसे कहते हैं, नाइक्रोम तार होता है, हीटर में जो आप प्रयोग करते हैं, फ्यूज़ वायर होता है, कभी कभी तांबे का यूज़ कर लेते हैं आप। और ACSR एक होता है, इसको एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड तार कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ACSR का फुल फॉर्म क्या है। जीआई तार का गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। ये अक्सर आपका अर्थिंग में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। आप ट्रांसफार्मर घरों में आप देखे होंगे पंप सेट पे, ये करीब 6 से 8 SWG एक गेज होता है वायर का गेज इसी से नापा जाता है, उसकी मतलब मोटाई वगैरह। और SWG में अगर 40 गेज का है तो उसमें 3 एम्पियर का मान वो का फ्यूज़ वो बर्दाश्त कर लेगा। उसी तरह से 39 है तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से घटता जाता है, बढ़ता जाता है। 27 तक आएंगे आप तो 25 एम्पियर तक का मान हो जाता है। केबल के प्रकार क्या हैं, तो एक लो वोल्टेज वाली केबल होती है जिसे 220 वोल्ट कहते हैं। 22 किलो वोल्ट की अगर होती है तो मीडियम वोल्टेज वाली केबल होती है। 22 किलो वोल्ट से ज़्यादा की अगर केबल है तो वो हाई वोल्ट वाली होती है। और उसके बाद 33 किलो वोल्ट से ज़्यादा की है तो इसे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल कहते हैं। तो इसके प्रकार भी हैं, वल्कनाइज इंडिया रबर केबल, VIR कहते हैं इसको, PVC केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, CTS केबल, तो कैब टायर सील्ड केबल और आर्मर्ड केबल, इस तरह की केबलें होती हैं। PVC का प्रयोग ऑफिस, घर आदि में ये केबल अक्सर हम लोग तार का यूज़ भी करते हैं, आपने घर में देखा भी होगा। अब आते हैं स्विच। तो स्विच का काम जानते ही हैं, धारा को रोक देना, कट कर देना। हर घर में स्विच लगा होता है। एक पोल का भी होता है, उसको सरफेस स्विच कहते हैं, जो आप घरों में टिप टॉप करते हैं। 2 पोल का भी होता है कि नीचे बल्ब जल गया, ऊपर जल गया। और पुश बटन वाला भी स्विच होता है, एक बार दबा दें, 2 बार दबा दें। और MCB एक बहुत ख़ास आजकल चला हुआ है, मिनी सर्किट ब्रेकर। ये भी स्विच है आपका, जो कि फॉल्ट होने पर तुरंत सर्किट ऑटोमेटिक ऑफ भी कर देता है। हीटर में नाइक्रोम का तार यूज होता है। इसमें 80% करीब आपका स्टील और 20% नाइक्रोम होता है। और बिल्डिंग के लिए मेन स्विच का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध को मैंने आपको पीछे भी बताया है, इसका ये प्रतीक है, R चिन्ह है, ओम मात्रक है।
और धारा के मार्ग में इसका काम अवरोध उत्पन्न करना है। नाइक्रोम में 80% निकिल और स्टील मैंने बोल दिया था, निकिल और 20% क्रोमियम इसके अंदर रहता है। और टंगस्टन एक कठोर धातु है जो बल्ब में आप इसका यूज़ करते हैं। तार प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पे, मोटाई पे और ताप पे, इस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का अगर वर्गीकरण करेंगे तो 2 प्रकार का होता है, एक कार्बन, एक वायर वाउंड प्रतिरोध। तो ये एक एक नंबर के सवाल हैं। और उसके बाद कार्बन प्रतिरोध छोटा होता है, टीवी वगैरह में या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। वायर बाउंड का भी उपयोग होता है ये, लेकिन मिश्र धातु से बने होते हैं, पत्थर टाइप के, आप सिरेमिक धातु रहती है। और रिहेस्टेट में अगर आएंगे तो रिहेस्टेट का काम होता है धारा का मान प्रतिरोध का मान जो है घटाने बढ़ाने के लिए रिहेस्टेट का हम प्रयोग करते हैं। और पोटेंशियोमीटर में रेडियो रिसीवर में वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने का काम होता है। कंट्रोल अगर आप देखें तो पंखे में रोटरी स्विच रहता है जो घुमाते हैं तो स्पीड कम ज़्यादा होती, तो वो प्रतिरोध ही कम ज़्यादा किया करता है कंट्रोल। और प्रतिरोध का मान उस पर देखें तो रंगों पर रंग लगे रहते हैं, तो पहला दूसरा मान जो का रंग का रहता है प्रतिरोध का, वो आपका जो है जैसे कि लाल हरा है तो उसका एक नियत मान है, तो पहला दूसरा रंग मान बताएगा और तीसरा रंग जो होता है वो 10 की घात बताता है। जैसे कि लाल है तो 2 है, 10⁻2 हो जाएगा। और चौथा रंग टॉलरेंस बताता है, जैसे गोल्डन अगर चौथा रंग है तो उसका ±5%, मतलब उतना प्रतिरोध कम ज़्यादा हो सकता है। और अगर कुछ नहीं है तो 20% माना जाता है, ±20% उस प्रतिरोध का मान ऊपर नीचे हो सकता है। प्रतिरोध का संयोजन मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था कि श्रेणी क्रम में R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। समानांतर क्रम में देखिए इस तरह से बना रहता है, तो 1/R + 1 बराबर 1/R1 + R2 अगर तीनों का मान दिया है तो जोड़ दीजिए भिन्न की तरह से। 3 प्रतिरोध का अगर क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 2, 3, 4, तो सीधे 2, 3, 4 को जोड़ दीजिए, 9 ओम आ जाएगा। इस तरह का सवाल हो सकता है। वही प्रतिरोध में चौथा रंग नहीं है तो उसका 20% होगा। प्रतिरोध भी 2 प्रकार के होते हैं, वही आपको मैंने शुरू में ही बताया। विद्युत धारा में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाए तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसी वो जो धारा होती है इससे एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है जो उस विद्युत वाहक बल का जो है विरोध करती है। इसे इंडक्टेंस कहते हैं। और इसमें ये नियम भी, लेंज का नियम भी है, जो आप देखे होंगे, उसी को इंडक्टर कहते हैं। और अगर संपूर्ण प्रतिबाधा मतलब पूरा प्रतिरोध को जो है उसमें इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस सब आ जाते हैं, तो उसको हम संपूर्ण प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे इम्पीडेंस कहते हैं, जेड से इसे दिखाते हैं। पावर फैक्टर जो होता है ये किसी भी जो आपके घर में आ रही है लाइन, तो उसका भी पावर फैक्टर 0.8 होता है। और अगर cos फाई ले लें, अगर सूत्र ले लें, तो प्रतिरोध बटा इम्पीडेंस को हम पावर फैक्टर कहते हैं। पावर किसे कहेंगे? V/I कर दीजिए, सीधे ये वाट में आता है। सर्किट में चुंबकीय बल रेखाओं में अगर परिवर्तन करें आप, तो इससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसी को हम चुंबकीय इंडक्शन कहते हैं। तो यल बराबर यल से इसको दिखाते हैं, और ये गोला इस तरह से इसका प्रतीक चिन्ह है। और N∅/T ये इसका सूत्र है, मतलब यल फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा और T समय पर भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। और अन्योन प्रेरण तो आपको मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर जो है, अगर एक प्राइमरी में आप करंट देते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरे कॉइल में भी धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी पर ट्रांसफार्मर हमारा काम भी करता है। और समय नियतांक पूछ देता है अक्सर कि T बराबर क्या है, तो L/R, इंडक्टेंस बटा प्रतिरोध। इंडक्टेंस को यल से तथा मात्रक इसका हेनरी होता है। स्टेप डाउन आप जानते ही हैं, मतलब वोल्टेज को घटाना। तो हर घर में सब स्टेशन से लेके आपके गांव घर तक जो भी ट्रांसफार्मर लगे हैं वो सब स्टेप डाउन है। और N उसमें फेरों की संख्या, NS स्टेप डाउन मैंने बताया था आपको कि स्टेप डाउन का मतलब हुआ कि जो है आपका
जो सेकेंडरी में फेरों की संख्या है वो प्राइमरी से ज़्यादा होगी। और ये वोल्टेज को स्टेप अप में, तो अप का मतलब सेकेंडरी में ज़्यादा, प्राइमरी में कम। स्टेप डाउन का मतलब आपका प्राइमरी में ज़्यादा और सेकेंडरी में कम। ये याद रखिएगा आप, अक्सर पूछता है। इसका काम भी वही है, वोल्टेज को बढ़ाना। बैटरी लिमिटर में आपका स्टेप डाउन ही लगा रहता है, क्योंकि वोल्टेज 220 आके आपके मोबाइल को 9 वोल्ट चाहिए। सूत्र भी इसका मैंने बता रखा है दूसरे पेपर में भी, VS बटा BP, NS बटा NP, IP बटा IS। मतलब अगर कोई 3 चीज़ दिया है तो चौथी चीज़ निकल जाएगी आपकी। ये फेरों की संख्या, वोल्टेज हो गई और करंट हो गई, प्राइमरी में और सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर का अगर वर्गीकरण करते हैं तो हम आउटपुट के आधार पे करते हैं, उसके कार्य के आधार पे करते हैं, कोर के आधार पे करते हैं, फेज के आधार पे करते हैं कि 2 फेज है कि 3 फेज है। बैरी टाइप का जो ट्रांसफार्मर है, इसे हम सेल टाइप का भी सुधरा हुआ रूप है, इसकी क्षमता ज़्यादा होती है। तो बैरी टाइप के ट्रांसफार्मर पावर प्लांट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है कि उसी को टेपिंग करके ऊपर नीचे खिसका के काम होता है। बैटरी लिमिटर में स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर लगेगा। ड्राइवर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स 20 किलो हर्ट्ज से अधिक पर काम करता है, इसे हम रेडियो ट्रांसफार्मर कहते हैं। टर्न रेशियो क्या है? वही ट्रांसफार्मर का प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी जो फेरों की संख्या है, इसी को हम टर्न रेशियो कहते हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता कैसे निकालेंगे? तो आउटपुट पावर जो होगा इनपुट पावर बटा करके गुणे 100 कर दीजिए तो प्रतिशत पे आ जाएगा। ट्रांसफार्मर में लॉस जो होता है वो भंवर धाराओं का लॉस होता है, ईडी करंट का लॉस होता है, लीकेज उसके अंदर हो सकती है, कॉपर तार जुड़ा है तो कॉपर का लॉस हो सकता है। और प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताया था, तो जैसे कुछ प्रतीक चिन्ह आप देख लीजिएगा, जैसे ये डायोड है, ये बैटरी का प्रतीक चिन्ह है, आईसी का ये प्रतीक चिन्ह है, और ट्रांजिस्टर का भी मैंने बताया आपको। और एसी वोल्टेज देखिए इस तरह से चिन्ह है, अमीटर धारा नापने का ये चिन्ह है। ट्रांसफार्मर अगर बीच में 2 ठो लगा दिया जाए तो कोर हो जाएगा, अगर सिंगल बना दिया जाए तो ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ये मोटर का चिन्ह है, ये अक्सर इस तरह से आ जाता है तो इसे एंड गेट कहते हैं, एंड गेट का चिन्ह है। और ये रोटरी स्विच का आपका इस तरह से चिन्ह रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम धारा कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी। डीसी इस तरह से होती है और एसी इस तरह से, अल्टरनेटिंग करंट इसको कहते हैं। एसी के लाभ क्या हैं? ये सस्ती होती है, दूर तक ले जा सकते हैं, और इसमें पावर लॉस भी कम होता है, क्योंकि डीसी आपकी 12 वोल्ट तक होती है, उसको स्टेप अप स्टेप डाउन कर नहीं सकते हैं आप। चालकता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तो 1/R को हम चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम की जगह मो हो जाएगा, उल्टा चित्र बन जाएगा। शक्ति आपको देखें तो कार्य करने की दर W/T, तो जूल पर सेकेंड आपकी शक्ति होती है। ऊर्जा क्या है? E=W, सीधे हो जाता है। यूनिट आप निकालना है तो वाट गुणे घंटा बटा 1000। तो 15 आपको हमने इस पर बताया भी था कि कोई पंखा अगर 10 घंटे चला है और 50 वाट का है तो कितना यूनिट हुआ, ये निकल सकता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। कैपेसिटर की खोज जो है माइकल फैराडे ने की थी, और 18वीं शताब्दी में यह आवेश को संचित करता है, और इसमें प्लस तथा माइनस टर्मिनल होते हैं। इसे हम Q/V, Q आवेश, V वोल्टेज, और फैराड इसका मात्रक होता है। मैंने आपको इसका वो भी बताया था, मिली फैराड है तो 10⁻³ माइक्रो है तो 10⁻⁻6, पिको है तो 10⁻⁹ फैराड। कैपेसिटर डीसी सिद्धांत पर काम करता है, डीसी सप्लाई को रोकता है और एसी को पास होने देता है। कैपेसिटर के प्रकार भी अगर आप देखें तो पेपर और माइका इलेक्ट्रोलाइट गोल वाला जो होता है, और कैपेसिटर की वर्किंग वोल्टेज भी अगर आप देखें तो 150 से 400 वोल्ट तक होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये ज़्यादा प्रयोग होता है टीवी वगैरह में, तो 1 माइक्रोफैरड से 2000 माइक्रोफैरड तक के होते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित करने में और डीसी को स्मूथ करने में इनका प्रयोग किया जाता है। गैंग कैपेसिटर का प्रयोग रेडियो रिसीवर में होता है, यह परिवर्तनशील होता है।
कैपेसिटर में क्षतियाँ जो हैं, लीकेज, रेजिस्टेंस, ये सब रहती हैं। इनका भी संयोजन ठीक वही रेजिस्टेंस का उल्टा श्रेणी क्रम में 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2, और समानांतर क्रम में माइक्रोफैरड दिया है तो C1 प्लस C2 सीधे इस तरह से होता है। कैपेसिटेंस का मात्रक फैरड है, 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड होता है। लाउड स्पीकर को देखें तो इसका काम भी वही है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को आपका ध्वनि सिग्नल में बदल देता है। इसके अंदर जो है अगर भाग देखें तो अस्थाई चुंबक, वॉइस कॉइल, पेपर कोन, डस्ट कवर, ये सब बॉडी होती है। खुले मैदान में जो हम लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं उसे यूनिट लाउड स्पीकर कहते हैं। बूफर क्या है? विशेष प्रकार का लाउड स्पीकर होता है, आप लोग अक्सर लगाते हैं। रिकॉर्डिंग करना क्या होता है? तो रिकॉर्डिंग मतलब स्पीकर को रिपेयर करने को रिकॉर्डिंग कहते हैं। नॉट्स क्या है? तो नॉट्स जो कंपन करता है वो स्पीकर, उसी को नॉट्स कहते हैं। हेडफोन में इम्पीडेंस 200 ओम से 2000 ओम तक रहता है। माइक्रोफोन का तो वही काम है, आप बोलेंगे उसके अंदर तो आपकी ध्वनिक तरंग को विद्युत तरंग में बदल देता है। अक्सर होटल में जाते होंगे तो इंटरकॉम से देखते होंगे, बात करते हैं लोग। रिबन माइक्रोफोन का रिस्पांस करीब 50 हर्ट्ज से 8000 हर्ट्ज तक होता है। 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति अल्ट्रासोनिक आवृत्ति कहलाती है। मल्टीमीटर की बात करिए तो मल्टीमीटर रेजिस्टेंस नापता है, डीसी वोल्ट नापता है, एसी वोल्ट नापता है, डीसी करंट को मेजर करता है, लेकिन एसी करंट को नहीं मेजर करता है। मल्टीमीटर जो है एक तरह से, इससे हम आवाज़ की तीव्रता, जिसकी इकाई डेसिबल है, उसको भी माप सकते हैं। इसका उपयोग डायोड, प्रतिरोध, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, इसमें अगर फॉल्ट है तो उसे नापने कहते हैं। मल्टीमीटर को देखिए, ध्यान रखिएगा, एवोमीटर भी कहते हैं। एवोमीटर भी मल्टीमीटर को कहते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन बना दिया इसके अंदर हमने। मल्टीमीटर में काली लीड पॉजिटिव होती है, लाल वाली निगेटिव होती है, और चालक धारा बहती है। अर्धचालक में धारा रुक रुक कर बहती है, कुचालक में धारा एकदम नहीं बहती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है अर्धचालक के उदाहरण हैं। इसके अंदर बोरान और एल्युमिनियम मिला दिया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरान के 3 और एल्युमिनियम के 5। तो उन्हीं को मिला देते हैं तो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं सब ये, और जब ताप पड़ता है तो टूटते हैं। तो इसी से हम कह सकते हैं कि बोरान पे इतना होता है। इसी से संधि बनाई जाती है, P पॉजिटिव N निगेटिव, दोनों को मिला देते हैं हम। तो P में प्लस प्रोटॉन ज़्यादा रहता है, N में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है। अर्धचालक की चालकता ताप पर बढ़ाने पर बढ़ती है, और P टाइप में बोरान और जर्मेनियम होता है, और N टाइप में एल्युमिनियम और सिलिकॉन होता है। उसके बाद अगर देखें तो प्लस को कोटर या होल भी कहा जाता है। धातु को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, एडिशन प्रभाव भी कहते हैं। एडिशन साहब ने इसको खोजा था। एक सवाल और पूछता है, बोल्ट्जमैन का समीकरण क्या है? तो 1/2 ME मतलब इलेक्ट्रॉन का मास और वोल्टेज स्क्वायर, और 3/2 KT। तो K को हम बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। तो इस सूत्र को भी याद रखिएगा। P एंड N अर्धचालक को मिलाकर PN संधि डायोड बनता है आपका। अग्र अभिनित और उत्क्रम अभिनित में देखिए, P और को P से जोड़ दीजिए तो ये अग्र हो जाएगा, और P को निगेटिव से जोड़ दीजिए तो ये उत्क्रम अभिनित हो जाएगा। उसके बाद PN संधि का उपयोग AC को DC बनाने में किया जाता है। बैटरी लिमिटर में यही लगा रहता है। LED बल्ब में भी ब्रिज डायोड का लगाया जाता है। देखिए ब्रिज डायोड कैसे बना हुआ है, ये इधर से इधर से, इधर से इधर से, और इस पर आउटपुट हम इस पे इनपुट इस 2 भाग पे देते हैं, और आउटपुट इन 2 भाग पे लेते हैं। तो ये अक्सर पूछ देता है, चित्र बनाइए आप इसका। अर्ध तरंग दिष्टकारी आधी DC बनाता है, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड रहते हैं, इसलिए ये पूरी AC को पूरा DC बना देता है। और विद्युत धारा के 2 ही स्रोत हैं आपके पास, AC और DC। अब 4 नंबर के सवाल देख लीजिए, तो वही पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परपथ बनाकर कार्य लिखें, मल्टीमीटर के कार्य समझाएं, स्पीकर लाउड स्पीकर के बारे में बताएं, रिकॉर्डिंग क्या है, प्रतिरोध के प्रकार बताएं, इसका संयोजन को समझाएं, वही सीरीज पैरेलल, और कैपेसिटर के सिद्धांत बताएं, शक्ति ऊर्जा पर टिप्पणी लिखें, ट्रांसफार्मर के प्रकार कार्य चित्र सहित समझा दें,
AC/DC में तुलना कर दे। तो ये बहुत आसान पेपर होता है, थर्ड पेपर। इस पे आप लोग आराम से करिए। मैं 20 मिनट से ज़्यादा इस पे आपको नहीं दे सकता, इतने में ही आपके समझ में आ जाना चाहिए। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं और पेपर ज़रूर होगा। उसके बाद चौथा पेपर आएगा आपका ट्रांजिस्टर एवं रेडियो। तो आज मैं इसमें भी क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूँगा, इम्पॉर्टेंट जो है संभावित प्रश्न आपके, ताकि अगर ऑनलाइन भी पेपर हो तो आप ये एक एक नंबर को निपटा सकें। मेनी थैंक्स छात्रों। और थोड़ा सा पेज से पढ़ लीजिए, वीडियो से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन अगर आपका हुआ तो एक एक नंबर का निश्चित आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे, आप इनको जानते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।